हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी विथ एचपी में। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं भूगोल का दोस्तों पूरा सिलेबस। क्या ध्यान से सुनिए दोस्तों, भूगोल का पूरा सिलेबस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दोस्तों लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं भूगोल का पूरा सिलेबस। हम आपको ख़त्म कराएंगे मात्र दोस्तों 3 वीडियो में। मात्र 3 वीडियो में दोस्तों हम आपको पूरा भूगोल का सिलेबस, चाहे आप किसी भी उत्तर प्रदेश के आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, हम आपको ख़त्म कराएंगे पूरा भूगोल का सिलेबस। तो आप हमारे साथ बस अंत तक बने रहें। और दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए, अब समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। भूगोल में दोस्तों जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वह है हमारा ब्रह्मांड। सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, पहले ब्रह्मांड के बारे में हम जानना यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सामान्य अवधारणा ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी दोस्तों संबंधित है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से दोस्तों यह संबंधित है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किया था। तो बात करें महाविस्फोटक सिद्धांत की दोस्तों, तो इसका प्रतिपादन हमारा किया था किसने? तो जॉर्ज लेमेंतियर ने इसका प्रतिपादन किया था। तो वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा सौरमंडल अगर हम देखें तो स्थित है मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है दोस्तों। तो यह दोस्तों वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है दोस्तों क्या? तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगा समय हमारा कहलाता है क्या? ब्रह्मांड वर्ष। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप हमारे साथ बस अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को दोस्तों समय लगता है कितना? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष सूर्य को लगता है, जो कि दोस्तों बहुत ही अधिक समय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है दोस्तों क्या? तो प्रोटो स्टार का निर्माण दोस्तों तारे के विकास के क्रम में सबसे पहले होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो तारे का रंग सूचक है दोस्तों। तो तारे का रंग दोस्तों किसका सूचक है हमारा? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक है, मतलब तारे का जो रंग होता है उसके ताप को प्रदर्शित करता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों, उस सीमा को हम क्या कहते हैं? उस सीमा को हम दोस्तों नाम देते हैं चंद्रशेखर सीमा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो तारे के कारण दोस्तों घटित आकाशीय परिघटना है दोस्तों क्या? तो कृष्ण विवर तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। तो कृष्ण छिद्र दोस्तों ब्लैक होल सिद्धांत को दोस्तों प्रतिपादित किया था किसने? तो हमारे एस चंद्रशेखर जी ने प्रतिपादित किया था। आगे दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। तो कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से दोस्तों नहीं देखा जा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे इसका हमारा कथन दिया हुआ है, तो इसके आगे हमारा दिया रहेगा क्या? तो इसके आगे हमारा दिया रहेगा कारण। तो चलिए इसका कारण भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उस कथन का कारण दिया हुआ है। कथन जो था हमारा वह था हमारा ए, और कारण हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है हमारा आर। तो कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो देखिए यह उसका कारण दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो जो अगर हम देखें तो हमारा जो कथन ए है तो तथा जो आर है, तो ए तथा आर दोस्तों दोनों सही हैं। मतलब जो हमारा ए में लिखा गया है और जो आर में लिखा गया है, दोनों हमारी सही बातें लिखी गई हैं, तो दोनों सही हैं। और जो हमारा ये जो आर है और जो हमारा कथन दोस्तों था, कथन जो हमारा ए था, तो कथन जो ए है दोस्तों उसका जो कारण आर है दोस्तों, वो कथन ए का ही सही व्याख्या करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है दोस्तों इसका बहुत उच्च घनत्व।
आइए दोस्तों अगला प्रश्न है सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा हमारा क्या है दोस्तों, तो एक मृतप्राय तारा है। आइए अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है दोस्तों कितनी, तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडलों की संख्या है वह है हमारी 88 यानी कि 88। अगला प्रश्न है तो पल्सर, कृष्णविवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि हैं दोस्तों क्या, तो खगोलीय वस्तुएं दोस्तों हमारी पल्सर हैं, कृष्णविवर है, क्वासर है एवं भंगुर तारा हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं तो अंतरिक्ष में दोस्तों नहीं पाया जाता, तो अंतरिक्ष में दोस्तों क्या नहीं पाया जाता, तो ब्रिटल स्टार एवं कृष्ण मास्टर जो हमारा है वह हमारा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह दोस्तों कहलाता है क्या, नक्षत्र या फिर नक्षत्र मंडल कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगला प्रश्न है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी, तो तारे का नाम है, तो तारे का नाम दोस्तों क्या है, उस तारे का नाम है बीटलग्यूस। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है दोस्तों, तो सर्वाधिक माध्य घनत्व अगर हम देखें तो पृथ्वी का है दोस्तों, जिसका घनत्व है, तो पृथ्वी का अगर हम देखें तो 5.5 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, तो अगर देखिए दोस्तों अंतरिक्ष यान में बैठा एक व्यक्ति है और वो कहाँ पर है इस समय, तो पृथ्वी और सूर्य के दोस्तों बीचों बीच में है, तो उसे क्या दिखाई पड़ेगा, तो पहला चीज़ उसे दिखाई पड़ेगा वह है कि आकाश स्याह काला है, और दूसरा दोस्तों तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये 2 चीज़ दोस्तों उसे दिखाई देगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है तो पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है दोस्तों, तो जो मुख्य तत्व हैं लोहा है हमारा 35%, ऑक्सीजन है हमारा 30% और सिलिकॉन है हमारा 15%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं तो प्रकाश वर्ष दोस्तों इकाई है किसकी, दूरी की। प्रकाश वर्ष का प्रयोग दोस्तों हमारा किया जाता है किसमें, अंतरिक्ष में किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें एक प्रकाश वर्ष में होता है दोस्तों 9.461 × 10⁻15 मीटर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की दोस्तों इकाई है क्या, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न तो यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंब उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है दोस्तों, कहाँ पर अवस्थित होता है, तो विषुवत रेखा पर वह अवस्थित होता है। आइए अगला प्रश्न तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव के ओर संकेत करते हैं वह है दोस्तों, वह है हमारा सप्तऋषि। आइए दोस्तों सही सुमेलन है दोस्तों, तो ग्रह है हमारा यूरेनस आप सबको पता ही है, उपग्रह है हमारा चंद्रमा आपको पता ही है, पुच्छल तारा हेली आपको पता होगा, और हमारा कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों मेराइनर, ये भी आपको मैं आशा करता हूँ कि पता होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा भूगोल का जो हमारा पहला टॉपिक था जिसे हम कह रहे थे ब्रह्मांड, तो वह हमारा दोस्तों पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ब्रह्मांड क्या हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे, हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पर है दोस्तों सौर मंडल। तो आइए दोस्तों सौर मंडल को भी बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। तो सौर मंडल का भाग नहीं है दोस्तों, तो सौर मंडल का भाग क्या नहीं है, तो हमारा सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। तो सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया किसने, तो इसको दोस्तों प्रतिपादित किया किसने, कोपरनिकस ने। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो सौर मंडल का दोस्तों निर्माण हुआ था कब, तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारे सौर परिवार के संदर्भ में दोस्तों सही कथन है, इसका सही कथन है दोस्तों हमारा ये, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, हमने देखा था ऊपर ही इसके बारे में दोस्तों। तो अगला प्रश्न है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है दोस्तों, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारी 8 है। अगस्त 2006 में दोस्तों से पहले अगर ये संख्या की बात करें तो हमारी 9 थी, उसके बाद एक ग्रह को हटा दिया गया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है, तो मंगल और यूरेनस के बीच में दोस्तों वह 2 ग्रह हमारे कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति और शनि हैं।
अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। तो ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है दोस्तों। तो अगर हम देखें दोस्तों तो आपको ट्रिक बताता हूँ एक इसको याद करने का। तो देखें आप दोस्तों ना क्या करिए, तो आप दोस्तों बुध से गिनना शुरू करिए, बुध से गिनिए और एक एक जो डे है जो हमारा वीक है जिसे हम संडे मंडे कहते हैं, उसमें आप बुध से गिनना शुरू कीजिए और एक एक तो आप छोड़ते जाइए और गिनते जाइए। अपने आप आपको सूरज से दूरी के बढ़ते क्रम में सही क्रम ग्रहों का मिल जाएगा। आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए बुध से गिनिए, बृहस्पति छोड़ दीजिए, शुक्र लीजिए। देखिए यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है, तो बुध बृहस्पति शुक्र। तो बुध बृहस्पति शुक्र, शनि को आप छोड़ दीजिए, एक एक ठो गैप करके गिनना है। तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि, उसके बाद आता है रवि दोस्तों, शनि को छोड़ दीजिए रवि। और जो छुट्टी है दोस्तों रविवार छुट्टी का दिन है, छुट्टी हम पृथ्वी पर मनाएंगे तो छुट्टी हटा दीजिए। उसके बाद रविवार हो गया, तो उसके बाद सोमवार को छोड़ दीजिए, फिर आता है मंगल, बुधवार को छोड़ दीजिए, बृहस्पति आ गया, शुक्रवार को छोड़ दीजिए, शनिवार आ गया, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून आप याद कर लीजिए, बस 2 नाम। आइए अगला प्रश्न है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं दोस्तों बुध एवं शुक्र। हमारा किन ग्रहों के मध्य है? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पृथ्वी दोस्तों स्थित है कहाँ? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य दोस्तों हमारी पृथ्वी स्थित है। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो ग्रहों के बारे में दोस्तों सत्य कथन है कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी दोस्तों चमकते हैं। यह एक ठे देखें तो हम गलत कथन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई आपके लिए प्रैक्टिस सेट या फिर टेस्ट सीरीज तो लेकर के आ ही नहीं, हम आपको पूरी तरह से भूगोल का जो सिलेबस है वह ख़त्म करा रहे हैं। तो उस तरह से हमने देखे तो हमने जो कूट था उसको हटा दिया है और जो हमारा सूची 1 सूची 2 से हमारा गलत मिलान किया हुआ था उसे हमने सही मिला दिया है पहले से। आप देखें तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, सौरमंडल का बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर है शुक्र। क्योंकि हम यहाँ पर भूगोल का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी है पूरा भूगोल का सिलेबस, क्योंकि अब आपकी परीक्षा में अधिक दिन नहीं बचे हैं। आपका 20 अगस्त को पेट का पेपर होने वाला है। तो उसी को दोस्तों जो हमारा मेन मकसद है दोस्तों भूगोल का सिलेबस ख़त्म कराने का, वह आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए हम ख़त्म करा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो सूर्य के निकटतम ग्रह है दोस्तों कौन सा? बुध। तो सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है दोस्तों हमारा कौन सा? वरुण। तो आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है दोस्तों बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि उससे छोटा, यूरेनस उससे छोटा जिसे हम अरुण कहते हैं, फिर आती है हमारी पृथ्वी। आइए अगला प्रश्न है। तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं दोस्तों कौन कौन ग्रह पे? दोस्तों यह तीनों गैसें विद्यमान हैं। हमारा बृहस्पति पे हैं, शनि में है और मंगल ग्रह पर यह तीनों गैसें हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है। तो गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है दोस्तों। तो इसका संदर्भ अगर हम देखें तो भूपृष्ठ के ऊपर वासोग्य मंडल की सीमाएं दोस्तों जिसे हम आवासीय क्षेत्र कहते हैं, इसका मतलब हमारा होता है क्या? गोल्डीलॉक्स जोन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपना 2 टॉपिक भूगोल का ख़त्म कर लिया। पहला टॉपिक हमने ख़त्म किया ब्रह्मांड, दूसरा टॉपिक ख़त्म कर लिया दोस्तों हमने कौन सा टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया? अभी हमारा सौरमंडल जो टॉपिक था वह हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आइए तीसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सूर्य को पढ़ते हैं। तो देखिए सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बेसिक जानकारी है। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं दोस्तों गैस और प्लाज्मा के रूप में। चलिए अगला प्रश्न। तो सूर्य की ऊर्जा दोस्तों उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। कुछ लोग दोस्तों नाभिकीय विखंडन लगा देते हैं, तो नाभिकीय विखंडन गलत आंसर है। नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फिजन द्वारा दोस्तों इसमें हमारे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए अगला प्रश्न। तो हीरक वलय दोस्तों एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, यह हमारा देखा जा सकता है डायमंड रिंग जिसे हम कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों होता है प्रतिपदा न्यू मून डे को। अगला प्रश्न। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण दोस्तों होता है केवल अमावस्या के दिन। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों होता है कब? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए यह कि आपको समझाता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को इसमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में। तो बताता हूँ सूर्य ग्रहण, आप चंद्र ग्रहण अपने आप जान जाएंगे, सूर्य ग्रहण बस याद रखिए। तो देखिए चंद्रमा, मान लीजिए यह हमारा क्या है? चंद्रमा है और यहाँ हमारा मान लीजिए दोस्तों यह हमारा पृथ्वी है। तो देखिए
ये देखिए यहाँ हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है, और इसके बीच में दोस्तों अगर यहाँ हमारा आ गया क्या, तो चंद्रमा। चंद्रमा देखिए सूर्य है ये, मान लीजिए तो यहाँ मान लीजिए ये सन है, ऐसे सन, और पी से मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है। सन है, पृथ्वी है, बीच में आ गया चंद्रमा। तो देखिए अब जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होगा, पृथ्वी पर पहुँच नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, पृथ्वी के लोग देख नहीं पाएंगे सूर्य को। तो इस प्रकार से हम कहते हैं यह हमारा क्या है, सूर्य ग्रहण हमारा, इसे हम कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, तो खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार दोस्तों क्या होता है, हमारा छोटा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सूर्य का प्रभाम मंडल हलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है दोस्तों। तो पच्छाम मेघों के हिम स्फटिकों में दोस्तों यह हमारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी की बात करें तो 150 × 10⁶ किलोमीटर हमारी दूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किमी। अगला प्रश्न, तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है दोस्तों कब, 3 जनवरी को। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है दोस्तों 109 गुना। दोस्तों इस प्रकार से हमने अपना सूर्य वाला टॉपिक भी ख़त्म कर दिया, लक्ष्य के बहुत ही करीब दोस्तों पहुंच रहे हैं हम। तो आइए अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक आप देख सकते हैं हमारा क्या है, बुध है। आइए बुध के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। थोड़ा सा बस 3 लाइन का जानकारी है जो कि मेन जानकारी होंगी। तो वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वह बुध है। 87.96 दिनों में लगाता है, मतलब 87.5 मान के चलिए, दिन में आप क्या दशमलव लिखेंगे, मतलब 87 दिन और एक आधा दिन और जोड़ लीजिए, उसमें लगभग 88 दिन। तो 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वह हैं बुध एवं शुक्र। सत्य कथन है, किसी पिंड को एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति ब्राइटनेस निर्धारित करता है। चलिए बुध की बात खत्म हो गई, शुक्र की बात शुरू करते हैं। तो शुक्र को देखते हैं, 5वां टॉपिक है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है दोस्तों शुक्र। इवनिंग स्टार दोस्तों किसे कहते हैं, भोर का तारा जिसे हम कहते हैं किसे, तो हमारा कहते हैं भोर का तारा शुक्र को। वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है वह हमारा है शुक्र। तो एक और दोस्तों यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया। तो शुक्र ग्रह पर मानव जीवन होना अत्यधिक संभाव्य है। तो कथन है, कारण है इसका, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। देखिए तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए जो कथन ए दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, और दूसरा है जो कारण दिया हुआ है जो हमारा आर है, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो यह जो दोनों हमारा लिखा गया है, जो हमारा कथन ए है, कारण आर है, ये दोनों हमारा सत्य है, दोनों में बिल्कुल सही बात लिखी गई है। परंतु अगर आप देखिए जो कारण आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और तथ्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम दोस्तों हमारा शुक्र है। अगला प्रश्न है, तो मैंगलन अंतरिक्ष यान दोस्तों भेजा गया था कहाँ पर, शुक्र के लिए भेजा गया था। दोस्तों अब आगे हम जहाँ पर रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे, 6वां टॉपिक है। पृथ्वी गोलाकार है दोस्तों, सर्वप्रथम कहा था किसने, अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी का व्यास है दोस्तों 12,756 किलोमीटर। एक और दोस्तों यूपीएससी लेवल का प्रश्न यहाँ पर आ गया। तो कथन है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन दोस्तों घटता है। कथन दिया हुआ है। तो पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो सही, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि गोला होता है दोस्तों तो हम लोग गिर ही जाते हैं। गोला अगर एकदम रहता तो गोला नहीं है दोस्तों, परिशुद्ध गोला नहीं है, शुद्ध रूप से गोला नहीं है, देखने में लगता है गोला, ये सही बात है। कथन देखते हैं। तो कथन दिया हुआ, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है, सही बात नहीं है। लेकिन ये आर वाला देखें तो आर वाला बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न, थोड़ा जल्दी बढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम, बहुत ज़्यादा हमें कवर करना है, और जैसा कि मैंने कहा था 3 वीडियो में हमें बस कवर करना है, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अब हम।
तो पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है दोस्तों श्यान द्रव। आइए अगला प्रश्न। तो भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है दोस्तों, कौन सा रासायनिक तत्व है? तो हमारा ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है दोस्तों लगभग 8 मिनट 17 सेकंड। तो वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है दोस्तों वह है हमारा सूर्य। अगला प्रश्न। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह दोस्तों है हमारा शुक्र। अगला प्रश्न। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 और 1/4 दिन, और आप उसमें जोड़ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न। तो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है दोस्तों 27.83 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दोस्तों, सबको पता है 23.5 अंश पर यह हमारी झुकी होती है। तो सत्य कथन है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में धुम्बा से गुजरती है दोस्तों, सत्य कथन है। एक और सत्य कथन है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यह भी सत्य कथन है, पृथ्वी की अक्ष की समांतरता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिभ्रमण। क्या है दोस्तों? भूपरिभ्रमण। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है दोस्तों, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। एक और प्रश्न दोस्तों हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मौसम बदलने का कारण। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुकी होना दोस्तों हमारा मौसम बदलने का कारण है। थोड़ा भारी भरकम प्रश्न आ गया, पढ़ लेते हैं इसको भी। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ ले लीजिए दिल्ली शहर, दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि आइए कारण देख लेते हैं इसका, क्यों भैया अधिक होगा। तो पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं, इसलिए उस समय वहाँ पर समानता अधिक होगा। क्या दोस्तों? ताप। अगला प्रश्न। तो अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी। देखिए दोस्तों यह एक कल्पना वाली बात दोस्तों बता रहा है यहाँ पर कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो क्या होगा? हमारे वर्ष की अवधि दोस्तों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 365 दिन का वर्ष होता है, वह थोड़ा सा और कम दिन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना दोस्तों अधिक रहती है, कहाँ पे? 23.5 अंश अक्षांश के पास। एक और दोस्तों यूपीएससी लेवल का प्रश्न। तो कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, कथन दिया हुआ है, कारण देखते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। जो कथन ए है दोस्तों पूरी तरह से गलत दिया हुआ है, और जो कथन आर दिया हुआ है दोस्तों यह हमारा सही दिया हुआ है। कारण है आर जो है हमारा कथन नहीं है, कारण है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी के परितः से घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से दोस्तों अगर बाहर कोई गेंद अगर हम गिराएं तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी वह गेंद। तो अगला प्रश्न। तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों? लौह और निकेल का बना होता है। पृथ्वी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 6 टॉपिक हमने कवर कर लिया दोस्तों भूगोल का। लक्ष्य के बहुत ही करीब दोस्तों हम पहुंचते जा रहे हैं अपने भूगोल दोस्तों, हम आपको पूरा ख़त्म करा देंगे। और यह वीडियो दोस्तों देखने के बाद हमारा जो 3 वीडियो दोस्तों जो आएगा भूगोल का, अगर वह आप लोगों ने अच्छे से पूरा वीडियो देख लिया तो मैं दावा करता हूँ कि आपको कहीं और से भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे वह UP पेट हो, UPSI हो, लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। आप हमारे साथ बस अंत तक बने रहिए, हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे सारा प्रश्न उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मंगल के बारे में, तो मंगल ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का समय दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया है। अब आगे चलिए देखते हैं।
तो एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है। किस लिए दोस्तों कहा गया है, तो यह हमारा कहा गया किस विषय में, मंगल के विषय में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी लेवल का प्रश्न है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि दोस्तों कम है। कथन दिया हुआ है ए। कारण देखते हैं, तो मंगल ग्रह का व्यास दोस्तों पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। देखिए दोस्तों जो हमारा ए वाला दिया हुआ है कथन यहाँ गलत है, लेकिन जो कारण दिया हुआ है आर वाला वह हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है वह है दोस्तों हमारी बर्फ छात्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। अगला प्रश्न, तो पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन जीने के लिए बहुत अनुकूल है, वह है यूरोपा। बृहस्पति का दोस्तों यह एक उपग्रह है, क्या, यूरोपा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों हमारा, तो फिनिक्स मार्स लैंडर, क्या दोस्तों, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर दोस्तों उतरा था कब, 25 मई दोस्तों 2008 को दोस्तों हमारा यह मंगल की सतह पर उतरा था। तो दोस्तों हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लिया, सौरमंडल के बारे में पढ़ लिया, और हमारा सूर्य के बारे में पढ़ लिया, पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया, मंगल के बारे में पढ़ लिया, शुक्र के बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों अब समय है कि हम बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों बृहस्पति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा की गई थी। तो सौरमंडल में दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है हमारा कौन सा, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है दोस्तों हमारा कौन सा, वरुण। अगला प्रश्न, तो पृथ्वी बृहस्पति का वलय होता है दोस्तों सिलिकेटों का बना हुआ, वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं दोस्तों वह है हमारा बृहस्पति। तो अगला टॉपिक हमारा 9वां टॉपिक है, शनि के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए शनि के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में दोस्तों लेता है 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है दोस्तों शनि है। तो अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया है वह है हमारा शनि ग्रह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है हमारा नेपच्यून से, नेपच्यून ग्रह से हमारा शनि ग्रह अधिक गर्म है। अगला प्रश्न, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है दोस्तों किसका, शनि का। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा 10वां टॉपिक है। अब हम जानकारी इकट्ठा करेंगे अरुण, वरुण एवं प्लूटो के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए, तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है दोस्तों 84 वर्ष का समय। तो जिस ग्रह बौना ग्रह का वर्ष दोस्तों दीर्घतम होता है वह हमारा कौन सा ग्रह है, वह हमारा प्लूटो। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई परिभाषा के अनुसार दोस्तों कौन सा ग्रह नहीं है, हमारा प्लूटो। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अब अलग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों हमारा बुध। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। अगला प्रश्न है, तो सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है दोस्तों कभी वरुण कभी यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निक्स एवं हाइड्रा दोस्तों चंद्रमा है किसका, प्लूटो के। तो दोस्तों 11वां टॉपिक है हमारा चंद्रमा। अब समय है कि हम चंद्रमा के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। तो मानव ने चंद्रमा पर दोस्तों पहला कदम रखा था कब, 1969 में। तो अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर दोस्तों स्थित है कहाँ पर, चंद्रमा पर। यहीं पे दोस्तों चंद्रमा की सतह पर जो हमारा ईगल जो यान था उसको उतारा गया था। आइए दोस्तों यूपीएससी लेवल का प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम, बिल्कुल पढ़ते हैं इसको। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, कथन है। कारण देखते हैं, चांद अपने अक्ष पर दोस्तों 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो अगर आप देखिए दोस्तों तो हमारा यह आर वाला सही है और ए वाला गलत है। सॉरी दोस्तों, आर वाला हमारा गलत है परंतु हमारा ए वाला जो है ये वाला, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सही दिया हुआ है। आइए फिर से यूपीएससी लेवल का प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। तो कथन दिया हुआ है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है।
कारण दिया हुआ है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है दोस्तों। दोनों यह हमारा सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कई सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं, तीन ही वीडियो में हमें कवर करने हैं, क्योंकि अब आपके पास अधिक समय नहीं बचा है पेट के लिए। तो एकदम अच्छे से तैयारी आप शुरू कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर दोस्तों वायुमंडल नहीं है, इसलिए वह व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। चंद्रग्रहण दोस्तों होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच दोस्तों पृथ्वी आ जाती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। तो वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं पूर्ण चंद्र, फुल मून। अगला प्रश्न। तो 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी दोस्तों कारक था क्या? चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण फुल पेरिजी पर होना। आइए अगला प्रश्न। तो जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण दोस्तों कितने का होता है? 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे 90 डिग्री का कोण होता है। तो सौर मंडल में दोस्तों चंद्रमा है क्या? पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए दोस्तों ये तो हमने शायद पढ़ चुका था, देख लेते हैं फिर से एक बार। ग्रह है हमारा यूरेनस, उपग्रह है चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली, कृत्रिम उपग्रह यान दोस्तों मैरिनर। आइए अगला प्रश्न। तो ब्लू मून परिघटना दोस्तों होती है कब? तो यह परिघटना हमारी होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त दोस्तों पूर्णिमा होती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार दोस्तों हमारा क्या होता है? घट जाता है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है दोस्तों, तो यह दूरी है दोस्तों हमारी कितनी? 3,84,400 किलोमीटर। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा क्षुद्र ग्रह के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों क्षुद्र ग्रह के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है दोस्तों, सही कथन क्या है देखते हैं। चलिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास दोस्तों 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह है दोस्तों क्या? मंगल और बृहस्पति के बीच ये हमारे पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच का जो अंतर है दोस्तों होता है, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाओं प्लेनेटाइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानें और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान कुछ पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। चलिए दोस्तों अब समय है कि हम पढ़ेंगे धूमकेतु एवं उल्का के बारे में। चलिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ना अब हम शुरू करते हैं। तो धूमकेतु की पुच्छ सूर्य के परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालते हैं जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है देखते हैं। तो हेल-बॉप नाम है, तो हेल-बॉप दोस्तों किसका नाम है? पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु का। तो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह दोस्तों बृहस्पति से यह हमारा टकराया था। चलिए दोस्तों उल्का मेटियोर दोस्तों क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। चलिए दोस्तों फिर से हम पृथ्वी के बारे में अब हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पृथ्वी के बारे में जो हम पढ़ेंगे अब वह हम पढ़ेंगे क्या? तो अक्षांश, पृथ्वी पर अक्षांश के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। चलिए तो 91 अंश उत्तर, 45 अंश पूर्व, 45 अंश दक्षिण एवं 91 अंश पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति है हो सकती है वह दोस्तों क्या है? 45 अंश दक्षिण। अगला प्रश्न। तो एक ग्लोब पर अक्षांशों में दोस्तों वृहत होती है, क्या होती है? विषुवत रेखा। अगला प्रश्न।
तो प्रधान याम्योत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का दोस्तों प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है कहाँ पर? अंध महासागर में। चलिए दोस्तों अक्षांश के बारे में देख लिया, थोड़ा सा देशांतर के बारे में भी देखते हैं। अब चलिए देशांतर के बारे में देखना शुरू करते हैं। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है दोस्तों कहाँ पर? 30 अंश पूर्व देशांतर पर यह हमारा स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। जब 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजेंगे 0 अंश पूर्वी या पश्चिम देशांतर पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। यदि 2 स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा दोस्तों कितने का? 6 घंटे का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साया है, वह जगह दोस्तों स्थित है कहाँ पर? तो 75 अंश पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। वह देशांतर जो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है दोस्तों वह कौन सा है? तो वह है हमारा 180 अंश देशांतर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो नहीं सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक याम्योत्तर में दिखाई दी यह है दोस्तों क्या? 93 साढ़े 93 अंश। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। तो किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का दोस्तों आधार होता है क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है दोस्तों कहाँ से? नाइजर से यह नहीं गुजरती है। और बात करें दोस्तों कहाँ से दोस्तों यह गुजरती है, तो यह गुजरती है दोस्तों कुल 9 देशों से, जिसमें आते हैं हमारे यूके आता है, स्पेन आता है, फ्रांस आता है, अल्जीरिया आता है, माली आता है, बुर्किना फासो आता है, टोंगा आता है, घाना आता है तथा अंटार्कटिका दोस्तों दक्षिण ध्रुव आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो अक्रा, डब्लिन, मैड्रिड एवं लिस्बन में से जिसका समय GMT के समान है वह दोस्तों क्या है? अक्रा, डब्लिन, लिस्बन। चलिए अगला प्रश्न। तो ग्रीनविच माध्य समय से आगे के पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का दोस्तों सही क्रम अगर आप देखना चाहें तो सही क्रम क्या है दोस्तों? जापान, इराक, ग्रीस, यूनान, क्यूबा और कोस्टारिका। चलिए अगला प्रश्न। जब IST याम्योत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर दोस्तों लैंगिट्यूड है क्या? 90 अंश। तो 90 अंश दोस्तों दक्षिण। चलिए अगला प्रश्न। तो ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे साया को पहुंचा, नगर का देशांतर होगा दोस्तों तो 87 अंश पूर्व। आइए अगला प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है दोस्तों कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर के। फिर से दोस्तों एक UPSC लेवल का प्रश्न देखते हैं। तो कथन है एक तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है दोस्तों, कारण है तिथि निर्धारक रेखा दोस्तों 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो अगर हम देखें दोस्तों यह दोनों हमारा सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, यह जो आर है यह एक ही सही क्या करता है? व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है दोस्तों वह क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसे हम कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय दोस्तों क्या होगा? तो अगर हम देखें तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर दोस्तों दोपहर हो तो भारत का मानक समय दोस्तों होगा 6:30 बजे सुबह का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है वह है हमारा बेरिंग जलमंडलू मध्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए दोस्तों। कैसा मार्ग बनाना चाहिए दोस्तों? देशांतर को मार्ग से बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा दोस्तों क्या होगी? 45 अंश पूर्व होगी उसकी देशांतर
रेखा। चलिए दोस्तों, अब समय है कि हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की दोस्तों कुल लंबाई है लगभग कितनी? 40,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, तो भूमध्य रेखा दोस्तों गुजरती है कुल 13 देशों से, जिसमें से आते हैं साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील, यह सब देश आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, तो जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह दोस्तों क्या है? वह है हमारा भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अगला प्रश्न, कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट दोस्तों अवस्थित नगर है क्या? तो हमारा वो सबसे निकटतम दोस्तों अवस्थित नगर है क्या? सिंगापुर। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है वह महाद्वीप है दोस्तों कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। चलिए, कर्क एवं मकर रेखा के बारे में अब समय आ गया है कि हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। तो मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 होता है दोस्तों कितना? 65.5 अंश। तो कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है कहाँ से? हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, बहामास, मावी, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से। मकर रेखा देखिए दोस्तों कहाँ से गुजरती है? ब्राज़ील से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, और पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, द अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस, बोत्सवाना एवं नाम्बिया से यह गुजरती है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब दोस्तों विकसित होता है। चलिए, अब दोस्तों समय है कि हम क्या पढ़ें? दिन और रात के बारे में दोस्तों अब पढ़ते हैं। चलिए, विषुवत वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों तब होता है 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को। दिन और रात दोस्तों क्या होते हैं? बराबर होते हैं इस दिन। वर्ष भर रात और दिन दोस्तों बराबर होते हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन दोस्तों होगा कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन दोस्तों कब होता है? तो 21-22 दिसंबर को। चलिए, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों 20-21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21-22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है दोस्तों 20-21 जून को। चलिए, अगला प्रश्न, वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है दोस्तों वह हमारा कौन सा दिन होता है? वह हमारा होता है 21 जून का। चलिए दोस्तों, अब समय है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अब समय है कि हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। तो वह विद्वान जिसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है दोस्तों तो उनका नाम था ओ स्मिड। चलिए, पृथ्वी की वायु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग होता है दोस्तों वह कौन सी विधि है? वह हमारी विधि है यूरेनियम डेटिंग। चलिए, अगला प्रश्न, तो महान हिमयुग का दोस्तों संबंध है किससे? प्लीस्टोसिन युग से दोस्तों इसका संबंध हमारा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, तो वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना गया दोस्तों वह कौन सा है? 1300 ईसा पूर्व से 1870 ईसा पूर्व। चलिए, डायनासोर का काल था दोस्तों आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। चलिए, महाद्वीपों के अलग होने का कारण है दोस्तों कौन सी क्रिया? विवर्तनिक क्रिया। तो भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग दोस्तों शामिल है, वह है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था दोस्तों जिसे कहते थे क्या? उसे हम कहते थे पैंजिया। चलिए, अगला प्रश्न, महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का दोस्तों भाग नहीं था हमारा उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मील साक्ष्य का दोस्तों काल क्या है? लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व।
वे घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा दोस्तों, वह कौन सी घटनाएं होंगी? वह घटनाएं अगर हम देखें तो महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र जिसने जीवों के विकास को दोस्तों प्रभावित किया होगा। तो वलन क्रिया दोस्तों परिणाम है किसका? पर्वत निर्माणकारी बल का। चलिए, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए दोस्तों जिम्मेदार है क्या? विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। तो दोस्तों अब समय है कि हम पढ़ेंगे दोस्तों चट्टाने के बारे में। चलिए चट्टानों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सही कथन है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानें के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण दोस्तों सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म ईंधन होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से दोस्तों परतों में हमारी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, तो अवसादी शैलों के लिए दोस्तों कथन सत्य है कौन सा? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। अगला प्रश्न, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह दोस्तों पानी के नीचे बनती है, इसीलिए यह एक बलुआ पत्थर चट्टान है। तो आग्नेय चट्टानों के लिए दोस्तों कथन दोस्तों अगर हम देखें कौन सा कथन सत्य है, किसके विषय में बात हो रही है? तो आग्नेय चट्टानों के विषय में बात हो रही है। तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। तो अगला प्रश्न है, कांगलोमरेट, ग्रेनाइट, सेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते दोस्तों, वह एक है हमारी ग्रेनाइट। चलिए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति दोस्तों होती है किससे? आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट दोस्तों उदाहरण है किसका? आग्नेय चट्टानों का। अवसादी शैल का दोस्तों उदाहरण है बालुका पत्थर, चूना पत्थर और सेल आदि। चलिए दोस्तों अब समय है कि हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। चलिए, तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह कौन सी है? वह है जलवाष्प। पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं दोस्तों क्या? मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को दोस्तों कहते हैं क्या? प्लूटोनिक चट्टानें। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं दोस्तों कहाँ पर? बाल्टिक सागर में। माउंट एटेना दोस्तों पर्वत है क्या? एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन दोस्तों स्थित है कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। चलिए, मैना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों कहाँ का? हवाई द्वीप यूएसए का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न, आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा है? तो हवाई द्वीप में स्थित मैना लोवा जो कि यूएसए में है। चलिए, सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस। चलिए अगला प्रश्न, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों माउंट किलिमंजारो अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर? तंजानिया में यह हमारा अवस्थित है। किलिमंजारो दोस्तों है एक क्या? आग्नेयगिरि। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह दोस्तों क्या है? स्ट्राम्बोली है वह एक। चलिए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों कौन सा? किलायू। चलिए दोस्तों, एटना की बात करें तो सिसिली में है। वेसुवियस की बात करें इटली में है। येरेबिस की बात करें तो रासद्वीप में है। कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर है। ये ज्वालामुखी है दोस्तों, यह कहाँ पर है उसका नाम दिया हुआ है। चलिए फिर से दोस्तों ज्वालामुखी और देश की बात, माउंट रैनियर यूएसए में है। एटना इटली में है। पेरिकोटिन मैक्सिको में है। टॉल दोस्तों फिलीपींस में है। चलिए फिर से वही प्रश्न, माउंट किनाबालू दोस्तों मलेशिया में है। अलबुर्ज दोस्तों ईरान में है। अकांगगुआ दोस्तों अर्जेंटीना में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। फिर से दोस्तों वही बात, ज्वालामुखी और देश, सबनकाया पेरू में, कोलिमा मैक्सिको में, माउंट मेरापी दोस्तों इंडोनेशिया में है। चलिए दोस्तों अब समय है कि अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? तो अब हम बात करेंगे हमारे भूकंप की। चलिए भूकंप के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है दोस्तों वह कौन सी है? PSL, जिसका पूरा नाम अगर आप देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी लेव और सरफेस वेव। चलिए, रिंग ऑफ फायर दोस्तों संबंध है किससे? भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से। सत्य कथन देखते हैं दोस्तों।
सत्य कथन है भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित हैं। चलिए, रिक्टर पैमाने का दोस्तों उपयोग होता है नापने के लिए क्या? तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए, सिस्मोमीटर दोस्तों मापता है किसको? भूकंप को। अगला प्रश्न, तो सुनामी शब्द दोस्तों संबंधित है किससे? जापानी भाषा से। चलिए, तो जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का दोस्तों सामना किया था वह हमारा क्या था? तो फुकुशिमा था। चलिए, अगला प्रश्न, तो भारतीय उपमहाद्वीप का दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है दोस्तों, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। चलिए, अब समय है दोस्तों कि अब हम बात करें दोस्तों महाद्वीप के बारे में। चलिए, बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। तो वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है वह है हमारा अफ्रीका, जिसमें 54 देश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों सही अवरोही क्रम में एशिया है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला दोस्तों दक्षिणी ध्रुव जो कि अंटार्कटिका में है। चलिए दोस्तों, एटलस पर्वत दोस्तों अवस्थित है कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। तो वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का दोस्तों प्रतिशत सर्वाधिक है वह है हमारा यूरोप। चलिए दोस्तों, अब समय है कि हम बात करेंगे विश्व की दोस्तों पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो पर्वतों का सागर दोस्तों कहा जाता है किसे? ब्रिटिश कोलंबिया को दोस्तों कहा जाता है क्या? पर्वतों का सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां दोस्तों पाई जाती हैं कहाँ पर? नवीन मोड़दार पर्वतों पर यह पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं दोस्तों स्थित है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में स्थित हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी का दोस्तों विस्तार है कहाँ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। चलिए, तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों क्या? आल्प्स। हाइट पर्वत दोस्तों पाए जाते हैं कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है दोस्तों बर्मीज आराकान योमा पर्वत चाप। चलिए, तो हिमालय का विस्तार आराकान योमा जिस देश में स्थित है दोस्तों वह कौन सा देश है जहाँ पर यह स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित है हमारा कहाँ पर? म्यांमार में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोस्तों स्थित है कहाँ पर? जर्मनी में। तो राइन नदी के किनारे दोस्तों अवस्थित है क्या? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत दोस्तों अवस्थित है यूएसए में। पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली उदाहरण है दोस्तों किसका? पुराने पर्वत श्रृंखला का। तो ड्रॉकेंसबर्ग दोस्तों पर्वत है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत दोस्तों स्थित है कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए दोस्तों, सही सुमेलित है। पर्वत देश अल्घेनी यूएसए में है। कैंटाब्रियन दोस्तों स्पेन में है। एलबुज दोस्तों ईरान में है। मैकेंजी दोस्तों कनाडा में है। फिर से दोस्तों, कोसिस्को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिनले दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है। अल्ब्रुस यूरोप में। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए, ऑल्पस वलित पर्वत, वोसजेज भ्रंशतोत पर्वत, विंध्य दोस्तों अवशिष्ट पर्वत, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत। चलिए, माउंट टिटिलस दोस्तों स्थित है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत है दोस्तों एपिनाइन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। गोलन हाइट्स दोस्तों स्थित है कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में। चलिए दोस्तों, अब समय है कि हम बात करेंगे पठार एवं घाटियों के बारे में। तो तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है दोस्तों कितनी? 5 किलोमीटर। तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार दोस्तों कहा जाता है किसे? पैटागोनिया के पठार को। पठार पर स्थित नगर दोस्तों मैड्रिड। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों कहते हैं किसे? पामीर के पठार को। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी दोस्तों डेथ वैली जिसे हम कहते हैं उदाहरण है किसका? रिफ्ट घाटी का।
चलिए, शैतान का गोल्फ कोर्स डोविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी दोस्तों, डेथ वैली जिसे हम कहते हैं, स्थित है कहाँ पर? यूएसए में। मृतक घाटी नाम से दोस्तों जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी अवस्थित है दोस्तों अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली दोस्तों अवस्थित है कहाँ पर? कैलिफोर्निया में दोस्तों। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। वृहत बेसिन स्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटियाँ दोस्तों पाई जाती हैं कहाँ पर? कॉस्ट देश में, और दोस्तों कॉस्ट प्रदेश में। चलिए दोस्तों, अब समय है, अब हम पढ़ेंगे शुष्क प्रदेश मरुस्थल के बारे में। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर से दोस्तों यूपीएससी लेवल का प्रश्न है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन दिया हुआ, कारण देखते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति की एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। देखिए, तो ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा जो आर है वह ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है दोस्तों उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? सहारा में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है दोस्तों थार। तकला मकान मरुस्थल दोस्तों अवस्थित है कहाँ पर? चीन में। देखिए दोस्तों, मरुस्थल दिया हुआ है, देश दिया हुआ है। तो सोनोरन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकला मकान चीन में है। कराकुम दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में है। और अगर आप देखिए गिब्सन दोस्तों, तो यह हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए, दस्त ए लूट दोस्तों अवस्थित है कहाँ पर? ईरान में। गोबी मरुस्थल दोस्तों स्थित है कहाँ पर? मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। आटाकामा मरुस्थल दोस्तों अवस्थित उत्तरी चिली में। और अगर आप बात करें पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है दोस्तों, तो अटाकामा मरुस्थल। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल दोस्तों पैटागोनियन मरुस्थल। चलिए दोस्तों, और सत्य कथन अगर हम देखें तो विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में दोस्तों पाए जाते हैं। और कालाहारी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यह जो मरुस्थल है हमारा, यह हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बोत्सवाना, नाम्बिया एवं दक्षिण अफ्रीका में यह हमारा अवस्थित है। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल दोस्तों हमारा कौन सा? कालाहारी। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण में दोस्तों मुख्य कारण हो सकता है किसका? यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में दोस्तों अवस्थित हैं। चलिए दोस्तों, अब समय है कि अब हम बात करेंगे घास के मैदान के बारे में। चलिए, तो घास का मैदान और स्थिति उसका पहले देखते हैं। तो प्रेरीज जो है हमारा उत्तरी अमेरिका में है। पंपाज लाओन जिसे हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना। स्टेपीज यूरोप। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। और फिर से दोस्तों देश और घास के मैदान, तो केन्या सवाना, अर्जेंटीना पंपाज, वेनेजुएला लानोज। और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों प्रेरीज घास पाई जाती है। चलिए, तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है दोस्तों हमारा पंपास। चलिए, सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सेलवास उष्णकटिबंधीय वन। और टैगा हमारा शीतोष्णकटिबंधीय वन है। चलिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों विश्व के देश एवं उनकी सीमाओं के बारे में। चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को भी। तो जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश चीन है। ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम दोस्तों अगर आप देखना चाहें तो सही अवरोही क्रम है हमारा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर चीन, ब्राज़ील। तो दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम होगा दोस्तों अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है मालदीव। वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, कनाडा की लंबी है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है दोस्तों बांग्लादेश बनाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, चलिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका दोस्तों सोमाली प्रायद्वीप के अंग है दोस्तों सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया तथा जिबूती। चलिए, वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है दोस्तों अल्बानिया की लगी है।
बेस्निया की लगी है, हर्जेगोविना की लगी है, क्रोएशिया की लगी है, स्लोवेनिया की लगी है और मोटेंग्रो की लगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बाल्कन देश है, तो बाल्कन देश है दोस्तों अल्बानिया, तो बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया आदि। चलिए तो बात करते हैं सिएरा लियोन दोस्तों अवस्थित है कहाँ पर, पश्चिमी अफ्रीका में। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लाटविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है दोस्तों, कौन सा, यूक्रेन। चलिए सत्य कथन की बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में दोस्तों फैला हुआ है। तो ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में दोस्तों सम्मिलित देशों की संख्या हमारी कितनी, 14। चलिए तो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में दोस्तों सम्मिलित है नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड। भौगोलिक आधार पर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर। चलिए तो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती दोस्तों, किसकी, रूस की। चलिए भारत और चीन के अतिरिक्त दोस्तों म्यांमार के सीमावर्ती देश है दोस्तों थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो दोस्तों अब समय है कि अब हम बात करेंगे किसकी, अधीन क्षेत्र की। चलिए तो सही सुमेलन है दोस्तों देश और अधीन क्षेत्र। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क ग्रीनलैंड, यूएसए सांता क्रूज और अगर आप बात करें फ्रांस की तो मार्टिनिक। चलिए वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है दोस्तों, तो वह है हमारा ग्रीनलैंड। तो दोस्तों विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश देख लेते हैं। तो एलुइसियन द्वीप दोस्तों यूएसए, बियर द्वीप नॉर्वे, ग्रीनलैंड डेनमार्क और फ्रेंच जोसेफ द्वीप दोस्तों रूस। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में जिसमें हम भूगोल को थोड़ा सा और आगे तक देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा भूगोल का सेकंड पार्ट होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा।